ग्रीन एनर्जी का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा वही सेशन था। बट हमारे साथ आर्टेमिस हॉस्पिटल के बहुत सीनियर डॉक्टर्स जुड़े हैं जो वहाँ पेशेंट्स को छोड़ करके आए हैं, जो जीवन और मरण के बीच के लोग होते हैं, जो विधाता के साथ प्रार्थना कर रहे होते हैं कि डॉक्टर्स के रूप में हम लोग जल्दी से ठीक हों। तो ऐसे आर्टेमिस हॉस्पिटल के कुछ सीनियर डॉक्टर्स को हमने आज इन्वाइट किया था कि हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उन सभी एसोसिएशन के साथ आप एमओयू करें और हमारी इंडस्ट्री के कोई भी पर्सन, चाहे वो एम्प्लॉय हो, ऑनर हो, अगर आर्टेमिस हॉस्पिटल में किसी भी इलाज के लिए जाता है तो जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट उसे मिल सकता हो सेविंग का, वो आप हमें डिस्काउंट के रूप में जरूर दें। तो हमारे बीच हमारे नेक्स्ट सेशन में आर्टेमिस हॉस्पिटल के साथ हमारे सीनियर डॉक्टर्स, हमारे साथ समर्थ हॉस्पिटल से डॉक्टर अमित डागर एज ए पैनलिस्ट रहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें 15 से 20 मिनट उस हेल्थ सेशन के लिए देने इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आप सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन की जितने भी यहाँ लाखों लोग काम करते हैं, हॉस्पिटल के साथ हमें आज नहीं कल जाने पड़ता है हॉस्पिटल की सर्विसेज लेने, तो वहाँ आर्टेमिस हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा नाम है जहाँ हमें मदद मिलती है, वहाँ लाखों रुपए का बिल बन जाता है जाते ही, और वहाँ अगर हमें इंडस्ट्री के बिहाफ पर कुछ भी डिस्काउंट मिलता है तो वहाँ हजारों में वो हमें बेनिफिट मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आर्टेमिस हॉस्पिटल के हमारे सभी डॉक्टर्स हमारे बीच आए। जैसे वो आए हम उनका करता ध्वनि से आभार भी व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं सीनियर्स जो हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं हर समय। तो आ चुके हैं, मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा डॉक्टर आशु कुमार जैन जी का, जो है पेन मेडिकल पैलिएटिव केयर आर्टेमिस हॉस्पिटल से, डॉक्टर भूपेश कुमार सीनियर कंसल्टेंट स्ट्रोक यूनिट एंड नेफ्रोलॉजी आर्टेमिस हॉस्पिटल, डॉक्टर शिवांशु राज गोयल। आई रिक्वेस्ट सर प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप ज्वाइन कीजिए सर हमें, वी आर वेटिंग फॉर यू। जोरदार तालियों से स्वागत प्लीज। हमारे साथ डॉक्टर अमित डागर एज एन पैनलिस्ट, प्लीज आप भी माइक ज्वाइन कीजिए, और हमारी इंडस्ट्री की ओर से जो भी सपोर्ट हो सकता है वो आपने सवाल करने हैं। मिस्टर फरीद खान प्लीज आप भी ज्वाइन कीजिए सर। सर आज हमने आपका जो समय लिया है, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने पेशेंट्स को छोड़ करके स्पेशली आप इंडस्ट्रीज को भी महत्व देने के लिए यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम इंडस्ट्रीज में लाखों वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, और यहाँ वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें आर्टेमिस हॉस्पिटल का बहुत बड़ा रोल रहा है। मिस्टर फरीद खान हमें आए दिन सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जब भी कोई कैजुअलिटी या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमारा सबसे पहला फोन मिस्टर फरीद को ही जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फरीद सर कि आप हमें कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, जो आपकी समय अनुसार 15 से 20 मिनट का ही हमने केवल रखा है, हेल्थ इज वेल्थ के ऊपर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो इंडस्ट्री के सपोर्ट में हमें आर्टेमिस हॉस्पिटल से सपोर्ट मिल सकती है, या किस विषय पर हम बात कर सकते हैं, तो उस विषय पर आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए प्लीज। थैंक यू। Thank you GIA and National Human Welfare Council and Mr. Kunjan Mehta, Mr. Naveen Gupta for giving us this opportunity। हमारे बीच हमारे पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स डॉक्टर शिवांशु राज गोयल हैं, जो कि लंग्स केयर पे, इंडस्ट्रियल हेल्थ पे काफ़ी काम कर चुके हैं। डॉक्टर आशु कुमार जैन हैं, जो कि पैलिएटिव केयर एंड कैंसर पेन मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम डॉक्टर शिवांशु राज गोयल से, जो कि लंग्स डिसीज के बारे में, इंडस्ट्रियल हेल्थ और इसके बारे में आपको बताएंगे। Thank you GIA and thank you Mr. Fareed for calling me on this forum। मेरा जो मेन पर्पस है, see I am a pulmonologist, so as a pulmonologist हम लोग रेस्पिरेटरी इशू से डील करते हैं। अब रेस्पिरेटरी हम जब बात करते हैं, हम लोग एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो हम बात करते हैं अपने स्लीप हेल्थ के बारे में। When we talk about industrial issues, industries में exposure है। Exposure किस टाइप का? It can be gases, it can be the material in which we are involved। Most common materials, जो most common gases involved होती हैं industries के अंदर, they are PM10 and nitric oxide। इन चीज़ों से हमारी lung health बहुत ज़्यादा affect होती है। एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट अगर मैं बताऊं, हम लोगों को जो ट्रेनिंग भी मिलती है उसमें सिखाया जाता है सम गाइडलाइंस कॉल्ड नियोश गाइडलाइंस। नियोश गाइडलाइंस वो गाइडलाइंस हैं जो इंडस्ट्रियल ओवरऑल ऑक्यूपेशनल हेल्थ को डिफाइन करती हैं कि किस डेफिनेशन से हमारे वर्कर्स
जो डायरेक्टली ऑन द फेस इन्वॉल्व हैं और कुछ लोग जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उन सब लोगों को हम हेल्दी रख सकते हैं। एस्थमा एज वी ऑल नो इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है, जिस चीज़ को हम आज तक सिर्फ एलर्जिक मान रहे थे कि सीजन चेंज में होता है, अब वो पूरे साल हमें अफेक्ट करता है। इंडस्ट्रीज में बिकॉज एक्सपोजर इज सो मच, हमारी लंग उन चीज़ों को टॉलरेट करने के लिए नहीं बनी है। तो जब वर्कर्स और जब हमारे कोलीग्स उन चीज़ों में एक्सपोज होते हैं तो हम अपने लंग्स को बहुत डैमेज करते हैं। सो एज अ डॉक्टर आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, जो भी रिकमेंडेशन है, वेदर इट इज यूजेज ऑफ अ गुड क्वालिटी मास्क, यूजेज ऑफ अ पार्टिकुलेट फिल्टर, यूजेज ऑफ एनीथिंग विच विल प्रोटेक्ट आवरसेल्फ from the exposure to these gases and particles, ये हमारा प्रिवेंटिव रोल प्ले करता है। दूसरा रोल क्या प्ले करेगा, हमें टाइम टू टाइम अपने चेकअप्स कराने चाहिए। वी शुड हैव अ पैटर्न ऑफ वर्किंग, जिसके अंदर हमें पता है 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में वी शुड हैव अ जनरल हेल्थ इवैल्यूएशन, जिसके अंदर लंग फंक्शन टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली, क्योंकि मैंने अपने टॉक के स्टार्टिंग में बोला कि स्लीप हेल्थ इंडस्ट्रीज के अंदर वर्कलोड को रिलेटेड, शिफ्ट्स के रिलेटेड लोग अपनी स्लीप को बहुत इग्नोर कर रहे होते हैं, एंड अ लैक ऑफ स्लीप और अ प्रॉब्लम ऑफ स्लीप एपनिया, लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं ड्यूरिंग वर्किंग ड्यूरिंग इंडस्ट्रीज। तो स्लीप हाइजीन जिसको हम बोलते हैं, इट इज अ मेजर रोल विच वी ऑल प्ले। I'll be happy to answer any doubts, any questions around, but मेरा मेन समरी जो बताने का है कि लंग हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, लिविंग इन NCR हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं नॉक्शियस पार्टिकल्स और एक पुअर AQI को, हम उन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। जब एज अ डॉक्टर मैं पेशेंट्स को देखता हूँ, उनको रियरली कोई सिम्टम है, जब बट एक्चुअली जब वो चेकअप के लिए आते हैं तब पता चलता है कि लंग हेल्थ कितनी अफेक्टेड है। सिमिलरली बहुत यंग एज में अब लंग कैंसर्स भी कॉमन आने शुरू हो गए हैं। इसमें स्मोकिंग सिर्फ रोल नहीं प्ले करता, बहुत सारी और चीज़ें भी रोल प्ले करती हैं। सो ये सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए हम लोग डील करते हैं कोई भी पेशेंट जो इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से आता है। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर एनीथिंग। रेस्ट आई फॉरवर्ड माय माइक टू डॉक्टर आशु टू थ्रो सम लाइट फर्दर ऑन दिस। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर, जैसा कि आपने बताया अभी कि लंग्स की हेल्थ के बारे में, तो मुझे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन लगता है कि हम अपने लंग्स को, बिकॉज नाउअडेज बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं उनको, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या रेगुलरली ऐसे चेकअप्स हैं जो लंग्स के लिए हमें कराने चाहिए, जिससे हमें अवेयरनेस रहे, पता रहे कि हम किस बीमारी से बच सकते हैं अभी रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने की है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि दिल्ली NCR में जिस तरह की एयर क्वालिटी है, इंडिविजुअल उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इट नीड्स अ लार्जर प्रोग्राम फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम एवरीबडी टुगेदर। तो उन चीज़ों के अंदर हमें अपनी लंग्स को हेल्दी रखने के लिए ये ध्यान रखना है, वी शुड हैव अ गुड न्यूट्रिशियस डाइट, सो दैट अगर हमें पोल्यूशन अफेक्ट भी कर रहा है तो आवर बॉडी शुड बी एबल टू फाइट थ्रू इट। दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज, अगर कोई अर्ली सिम्टम्स है, जैसे एक खांसी जो ठीक नहीं हो रही है, इफ आई कैन गिव एन गाइडलाइन 2 हफ्ते, अगर कोई खांसी 2 हफ्ते तक ना ठीक हो तो उसको सीरियसली लें, उसको इग्नोर ना करें। इट कुड बी सिंपल TB और इट कैन गो अप टू अ मेजर प्रॉब्लम। कोई चीज़ अगर हमें अपने नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा सांस चढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमें सांस चढ़ रहा है वॉक करने पे, अगर हम कहते हैं कि मैं आज 5 किलोमीटर वॉक कर पा रहा था लेकिन आज 1 किलोमीटर चलते हुए मुझे सांस चढ़ रहा है, इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम लंग्स की वजह से हो, काफ़ी बार प्रॉब्लम्स हार्ट की वजह से भी हो सकती है, तो हमें मेडिकल अटेंशन में आना है। अगर हम अपने एक्सपोजर को लिमिट करें, जो हमारी एक्सपोजर होएगा इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में, अगर हम मास्क यूज़ करते हैं, प्रेफरेबली N95 यूज़ करते हैं, या आजकल इंडस्ट्रीज में रेस्पिरेटर यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो रिकमेंडेड है उसको यूज़ करना चाहिए, उसको इग्नोर ना करें। बिकॉज आज हमें वो प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम ओवर द ईयर्स ऑफ एक्सपोजर में नजर आएगी। कभी भी मुंह से खून आना,
वेट लॉस होना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत अलार्मिंग साइन है। और हम क्या चेकअप करा सकते हैं? सिंपल हेल्थ चेकअप विच विल इंक्लूड अ बेसिक चेस्ट एक्सरे टू अ लंग फंक्शन टेस्ट। इनसे हमारी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमारी ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में। थैंक यू सो मच सर। एक मेरा क्वेश्चन प्लीज सर। मैंने जनरली देखा है, जैसे जो आप बता रहे हैं, स्मोकिंग तरह का लंग्स के लिए ठीक नहीं है। और ज़्यादातर अधिकतर डॉक्टर जब भी अपनी पेशेंट को देखने के बाद रेस्ट रूम में जाएंगे तो स्मोकिंग करना शुरू करेंगे। डॉक्टर्स को बड़ा शौक रहता है, तो आप देखते हैं कि स्मोकिंग ना के लिए डॉक्टर्स को स्मोक करते हैं। देखिए, समझने की बात है, डॉक्टर्स हो या नॉन डॉक्टर्स हो, हम लोग सारे उसी सोसाइटी का पार्ट है। जब उन्होंने स्मोकिंग शुरू करी तब शायद वो डॉक्टर नहीं थे, तब वो अपने कॉलेज में थे, स्कूल में थे, बिजनेस में थे। सो कहने का ये मतलब है, जब आपको उन चीज़ों का पता चल जाए, उन चीज़ों को हमें समझ लेना चाहिए राइट टाइम। ये चीज़ डॉक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है और नॉन डॉक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, सबके लिए। अगर आप मेरी बात करें, बिकॉज मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने स्मोकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स का वर्स्ट फेज देखा है। तो मैं ऑब्वियसली हम स्मोक नहीं करेंगे और अपने एनवायरनमेंट में कोशिश करेंगे। कई बार मेरे पेशेंट होते हैं जो मुझे बारी बार दिखाने आ रहे हैं, फॉलोअप चल रहा है, सालों साल से रिलेशन बन जाता है। हर बार मैं उसको ऐसे स्मोकिंग की हिस्ट्री लेता हूँ। वो हर बार बोलते हैं सर मैं आपको हर बार बताता हूँ कि मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, आप दोबारा पूछ रहे हैं। बट हमें उसी तरह की ट्रेनिंग मिलती है कि आपको स्मोकिंग के बारे में ज़रूर बात करनी है। जितना मैं ये मैसेज परकोलेट कर सकूँ कि स्मोकिंग नहीं करनी है। अब आप देखिए, जो भी इंडस्ट्री स्मोकिंग में है, दे ऑल नो एट द एंड स्मोकिंग इज नॉट द फ्यूचर। ITC for example, they have invested heavily into hospitality because they all know tobacco is not the future. If they knew कि tobacco में ही सारा फ्यूचर है तो वो हॉस्पिटैलिटी में इन्वेस्ट नहीं करते। सबको समझ आ रहा है, लेकिन ये जस्ट हमारी सोसाइटी के अंदर परकोलेट करने का। जैसे थकावट को दूर करती है स्मोकिंग जब भी आप रिलीफ मिलता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। थकावट नहीं दूर होती। बेसिकली स्मोकिंग में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन जनरेट करते हैं, डोपामाइन जनरेट होता है, तो एक फील गुड फैक्टर आता है, इसीलिए वो एडिक्शन क्रिएट करती है। तो ये सारी चीजें, बट हमें रिस्क बेनिफिट रेशो देखना है। उसके बेनिफिट जो हमें शॉर्ट टर्म में दिख रहे हैं, उसके लॉन्ग टर्म रिस्क उससे कहीं ज्यादा है। कहीं ना कहीं एनर्जी आती है मेरे घर में, काम अच्छा करने लगता है। मीटिंग में बात करते करते 5 दिन के लिए बाहर जाते हैं सिगरेट पीने के लिए, कुछ ना कुछ तो एनर्जी में या दिमाग में या सर, एनर्जी और किक में फर्क है। दे गो आउटसाइड टू हैव अ किक, दैट इज नॉट एनर्जी। अच्छा है ना? आप तेज पत्ती की चाय भी तो पीते हो, कॉफी पीते हो खूब, और नहीं पीते तो सुबह दर्द हो जाता है, तो उसमें भी तो है, उसकी भी तो आप किक ले रहे हो। तो ये जो 5 मिनट में बाहर जाता है ना आदमी, वो किक लेने जाता है, एनर्जी लेने नहीं जाता। तो फर्क है, आप समझ रहे हो? जितनी भी हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस है वो किक देती है, वेलबींग देती है मोमेंटली। तो आदमी वही तो खोजता है जीवन में। हम तो 2 बार सोच रहे थे, या तो कुछ देता होगा या ये 5 मिनट बाहर जाता है कुछ सोचने के लिए, तो मेरे को जवाब क्या देना। सर से मेरा एक और क्वेश्चन है। ये सबकी एक्सपर्टीज है स्लीप मेडिसिन में, तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि साउंड स्लीप के लिए आजकल बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं पेशेंट्स की कि मेरे को डॉक्टर साहब अच्छे से नींद नहीं हो पाती है, उसकी वजह से मैं फिर पूरा दिन फटीग में रहता हूँ, अच्छे से काम नहीं कर पाता हूँ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या क्या अपना डेली रूटीन रखना चाहिए जिससे साउंड स्लीप हो? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन दिस, क्योंकि स्लीप मेडिसिन करके भी कुछ एग्जिस्ट करता है, इसकी अवेयरनेस भी हम लोगों में ज़्यादा नहीं है। लेकिन स्लीप हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ओवरऑल हेल्थ, हमारी ओवरऑल वेलबींग के अंदर। तो उसको हम स्लीप हाइजीन बोलते हैं। अगर मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं जो हर एक कोई फॉलो नहीं करता है, लेकिन अगर करे तो बहुत आराम से कर सकता है, दैट इज कॉल्ड अ 10-3-2-1 रूल। दैट रूल मीन्स आपको ना कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है। जैसे 10 घंटे बिफोर यू गो टू द बेड,
Do not take any caffeinated products. That means no coffee, no tea 10 hours before you go to the bed. 3 means stop eating at least 3 hours before you go to the bed. Then 2 means you should not take water 2 hours before you go to the bed. And 1 means at least 1 hour before the bed, stop the screen time. That means no laptops, no phones, nothing. अगर हम ये बेसिक प्रिकॉशन फॉलो कर लें तो हमारी स्लीप हेल्थ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी। हम लोग आजकल सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि हम लास्ट चीज़ फ़ोन चेक करते हैं बिफोर वी गो टू द बेड। उससे हमारे ब्रेन की वेव्स पे बहुत फर्क पड़ता है। ये एक फैक्टर है। देन देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स टू प्ले। हम सोचते हैं स्नोरिंग नॉर्मल है, बट स्नोरिंग के अपने इश्यूज हैं जो हम स्टडी करते हैं। तो स्लीप हेल्थ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन एवरीथिंग इन लाइफ। थैंक यू सो मच सर। सर देखो, ड्रीम आना गलत नहीं है। इट इज ऑल अबाउट कि हम जिस स्टेज ऑफ स्लीप में सो रहे हैं, हमारी स्लीप क्वालिटी कैसी है। हम क्वांटिटी पे भी बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि हम जितने भी घंटे सोए हम कितना फ्रेश फील कर रहे हैं। और अगर आपको दिन में बैठे बैठे नींद आ रही है, इसका मतलब आपकी नाइट स्लीप हैज नॉट बीन फ्रेश। तो हमें स्लीप हेल्थ की बात करनी है। स्लीप एपनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इंडिया में उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ऐसे लोग हैं जो दिन में बैठे बैठे सो जाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं। दे कैन लीड टू एक्सीडेंट्स। अब्रॉड में अगर हमें कोई प्रोफेशनल लाइसेंस चाहिए एक हैवी व्हीकल का, तो स्लीप एपनिया रूल आउट करे बिना नहीं मिलता, बिकॉज इट इज दैट सीरियस। सर, इसको कंटिन्यू करते हुए मैं डॉक्टर जैन से जानना चाहता हूँ। सर की एक्सपर्टीज़ है पेन मैनेजमेंट में, तो इंडस्ट्रीज़ के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, अभी आए हुए हैं। इनकी इंडस्ट्री में देखा गया है कि 8 to 10 आवर्स की नॉर्मल वर्किंग होती है। तो जैसे सिटिंग पोस्चर जो रहता है, पूरे दिन बैठे रहने का काम ज़्यादा होता है सिटिंग का, या एक पर्टिकुलर पोजीशन में खड़े रह के कुछ काम करना होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कंप्लेन करते हैं कि सर पेन है और उसका अननोन रीज़न है। तो सर इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं और क्या चेंजेस ला सकते हैं लाइफ में। सर कुछ डेमो दे पाए इसके बारे में बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर। अपना जो बात कर रहे थे पोस्चर की, एक्चुअली हर चीज में पोस्चर जरूरी है अगर पेन से बचना है। तो इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं उसमें से 90% लोग गलत बैठे है ना। तो मैं देख रहा हूँ जैसे लोग बैठे हैं, मैं बोलता हूँ कि हम चेयर पे बैठते नहीं, उस पे लेटते हैं, है ना। ऐसे सीधे होके ऐसे बैठ के, कभी हाथ ऐसे है कभी ऐसे है। और आइडियली अगर आपको स्पाइन बचाना है तो आपको सीधा बैठना है, बैक पीछे रेस्ट पे लगी होनी चाहिए, पाँव 90 के एंगल पे ऐसे होने चाहिए और स्ट्रेट बैठना चाहिए। कितने लोग स्ट्रेट बैठते हैं? अभी हम लोग सीधे उठने लगे। मेरे कहने की बात, अगर आपकी बैक में और चेयर में गैप है तो आप गलत हो ना, आपको बैठना नहीं आता। तो 90% लोगों को बैठना ही नहीं आता। अब एक और बात बताता हूँ, 100% 99% लोगों को सोना नहीं आता। कभी सोचे स्लीपिंग पोस्चर कितना इंपॉर्टेंट है? मेरे पास नेक पेन लेके बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, यंग लोग, सारा दिन सबको कीड़ा काटा हुआ है, ये है ना। और यार जो आईटी वाले लोग हैं डेस्कटॉप पे सारा दिन, तो पोस्चर, इसको हम अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। अगर हमने अपने स्पाइन को पेन से बचाना है तो हमारे को पोस्चर ठीक करना होगा। 2 इंपॉर्टेंट पोस्चर हैं। नेक का पोस्चर, बीच में तो फिक्स है ना, रिब्स है, आगे ये भगवान ने इसको फिक्स कर रखा है, तो ये तो मुड़ता नहीं बीच से। तो मुड़ता क्या है? लोअर बैक, जिसको कमर कहते हो नीचे, और गर्दन। तो पहली बात तो गर्दन का अब्यूज। तो मेरे पास बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता था मेरे क्लिनिक में कि डॉक्टर साहब ये सोने का तरीका क्या है, हाँ तकिया लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो मैं इसका जवाब दे दे के थक गया था। तो मैंने अपना एक YouTube चैनल बनाया इस बात का जवाब देने के लिए, ताकि मैं सब एक आदमी के बजाय लोगों को बता दूं। तो मेरे ही नाम से, डॉक्टर आशु कुमार जैन के नाम से YouTube चैनल पे मैंने डाला है कि तकिए का क्या रोल है रात को सोने में।
और आप एक बार वीडियो देखेंगे आपको हो यार मैं जिंदगी भर क्या करता रहा। 80% शोल्डर नेक पेन को सिर्फ प्रॉपर सोने से इससे ठीक करा जा सकता है। आपसे पूछता हूँ सर, तकिया लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिना तकिए के नींद नहीं आती डॉक्टर साहब। ओके, तकिया का साइज क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। मीडियम मोटा होना चाहिए। अगर आप राइट साइड की करवट लेके सो रहे हो तो इसका शोल्डर का और तकिए के बीच तकिया गैप होना चाहिए, गर्दन नीचे नहीं झुकनी चाहिए। तो रूटीन तकिया जो आप लेते हो ये नेक पे गैप कभी नहीं भरता। हेड तकिए पे रेस्ट करता है, शोल्डर बेड पे रेस्ट करता है, ये खाली रहता है और इस पे रात को स्ट्रेन पड़ता है और आप सुबह उठते हो तो गर्दन अकड़ी हुई होती है। और जो तकिया नहीं लेता वो रात को कैसे सोता है ऐसे, है ना? सुबह उठता है तो ये हाथ में सुनपना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नसें खिंचती हैं, हाथ में सुनपना, गर्दन में दर्द, शोल्डर पे झुके हुए हो, शोल्डर में पेन। तो इसके लिए एक प्रॉपर पोस्चर, स्लीपिंग, अच्छी स्लीप के लिए पोस्चर जरूरी है। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे स्लीप, पोस्चर भी तो जरूरी है। तो एक पिल्लो आता है जिसको हम सर्वाइकल पिल्लो कहते हैं, है ना? अब सब लोग सोचते हैं तो दर्द होगा तो मैं लूंगा, ऐसा नहीं है। आप मेरा वीडियो देखेंगे तो समझेंगे कि ये क्यों चाहिए। और उसका जो फॉर्म है वो मेमोरी फॉर्म होना चाहिए। मेमोरी फॉर्म का मतलब क्या है? उसका फॉर्म आपके प्रेशर पॉइंट के हिसाब से शेप ले, ताकि नेक पे और हेड पे और शोल्डर पे अननेसेसरी प्रेशर ना पड़े। मार्केट में पिलोज आते हैं, 300, 400, 500 रुपए का पिलो आता है, हार्ड फॉर्म को काट के शेप दे देते हैं। तो रात को यहाँ पे रात भर प्रेशर डालेगा, सुबह ये पूरा एरिया दिखेगा, है ना? ऐसे ही अपना जो सोने का मैट्रेस है वो मेमोरी फोम का होना चाहिए। हम रूटीन में जो मैट्रेस यूज करते हैं वो हमारे ऐसे ही, अगर आप सीधा सोते हो तो लोअर बीच वाली बैक में स्पेस रहता है, आप सीधा लेटते हो तो बीच वाली बैक में स्पेस रहता है। स्पेस रहता है तो पेन करता है सुबह उठ के। मेमोरी फोम पिलो होता है, उस स्पेस को भरता है। या आप सो रहे हैं सीधा तो नी के नीचे पिलो रखिए, नी फ्लेक्स होगा, थोड़ा सा हिप पे नी ऐसे, हिप ऐसे मुड़ा होगा तो आपका नीचे वाला होलो भर जाएगा। तो इस तरह से साइड में सो रहे हैं तो दोनों पैरों के बीच में पिलो रखिए। इन सब से क्या होता है? आपकी डिस्क का प्रेशर कम होता है, डिस्क पे लोड कम पड़ता है और आपको इस तरह के डिजीज नहीं होते। अब वर्कर की बात बताता हूँ सर, जिन फैक्ट्री में हैवी वर्कर काम, हैवी लोड उठाते हैं वर्कर, तो मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। हम डिस्क के अंदर का प्रेशर नापते हैं, जितनी भी डिस्क होती है, गद्दे जो होते हैं स्पाइन में, अगर आप झुकते हैं, झुकने से आपका वजन, जो डिस्क के अंदर का प्रेशर है वो 10 गुना बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे झुके तो आपके अंदर का जो वेट, ये प्रेशर है 10 टाइम्स बढ़ गया। और आप इमेजिन करो, आपने वेट लिया और ऐसे वेट उठाया तो वो जो प्रेशर है वो 100 टाइम्स बढ़ जाता है। आपके घर में जब भी कुछ गिरता है, कुछ वेट उठाना है तो हम यही तो करते हैं। बिल्कुल गलत। कैसे करोगे? बैक सीधे रहेगा, बैठोगे, उठाओगे, अपने नजदीक लाओगे और खड़े होगे, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी वर्कर हैं जो हैवी काम करते हैं, मैं जाता हूँ मारुति में, होंडा में, हर जगह ओपीडी करने, तो बहुत सारे वर्कर को बैक पेन है, नी पेन है, नेक पेन है, काम ही नहीं कर पाते। तो हमारा इंडस्ट्री लॉस भी तो हो रहा है, हमारे वर्किंग आवर लॉस भी तो हो रहे हैं। तो उस तरह से उन वर्कर्स को वेट हैंडलिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे वेट उठाना है। वेट तो उठाना है क्योंकि काम करना है, पर वेट कैसे उठाना है और कैसे अपने आप को बचाना है, और ये आप सब लोगों के लिए भी जरूरी है। अगर हम अपने स्पाइन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। पहला, पोस्चर, चाहे वो बैठने का हो, चाहे खड़ा रहने का हो या सोने का पोस्चर। दूसरा, वेट मैनेजमेंट। जितने भी सबके ये पेटू आए हुए हैं, ये सारा वेट कहां जा रहा है? समझ रहे हैं? सारा वेट 3, 4, 5 नंबर की डिस्क पे जा रहा है ना जी?
एक बात और बताता हूँ, शरीर में एक बारी में या तो मसल रहेगा, मांस पे ताकत रहेगी, या फैट रहेगा, दोनों साथ साथ नहीं रहते। तो जिन जिन लोगों के पेट निकले हुए हैं उनके मसल ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाते हैं। और आप एक्सरसाइज भी करते हो तो उसका इफेक्ट अच्छा नहीं आता। तो जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, जिनके पेट निकले हुए हैं, पहला काम करें 3 महीने वॉकिंग करें और अपना पेट कम करें, तो फैट कंटेंट कम होगा। बॉडी का फैट कंटेंट होता है और मसल कंटेंट होता है, तो दोनों अपोजिट है। एक बारी में या तो फैट ज्यादा रहेगा या मसल ज्यादा रहेगा, है ना, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। तो अपना बेली कम करेंगे तो इस पे वजन हटेगा, वजन हटेगा तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज काम करेगी, है ना। तो पहला हो गया पोस्चर, दूसरा हो गया डाइट और तीसरा एक्सरसाइज। हम दुनिया के ये जितने हमारे यंग जनरेशन बैठी है ना, कितने लोग हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं, आधा घंटा रोज, बताना हाथ खड़े करके। ये तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, बहुत बढ़िया हैं। अदरवाइज हम दुनिया में एक्सरसाइज करने में 163rd रैंक पे आते हैं। इंडिया में सिर्फ 5% लोग हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको खाने के शरीर तंदुरुस्त रखना है तो रोज खाना खाना पड़ता है ना। अगर 5 दिन में एक बार खाना खाओगे तो कमजोरी आएगी, यही एक्सरसाइज की बात है। अगर 5 दिन में एक बार एक्सरसाइज करोगे तो रिजल्ट नहीं मिल रहे, आपको खुशी मिल रही है मैं कर रहा हूं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है जी, पोस्चर, वेट मैनेजमेंट एंड एक्सरसाइज। चौथा इंपॉर्टेंट बात, हम गरीब देश के लोग हैं, खाने में रोटी, भाई रोटी खा ली, अपने घर में पूछते भाई रोटी खा ली, कोई ये नहीं कहता खाना खा लिया। इंडिया से बाहर चले जाओ, कोई रोटी नहीं खाता, है ना। तो खाने में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना है। गरीब देश में प्रोटीन महंगा आता है डाइट में, फ्रूट महंगा आता है डाइट में, बादाम महंगा आता है डाइट में। तो कन्वेंशनली जब से हम पैदा हुए, आप लोगों ने भी अपने घरों में देखा है, बाकी सब में देखा है, हाँ भाई क्या खाना खाए, 5 रोटी खा ली भाई आदमी। जबकि सबसे बड़ी बेवकूफी है, जो आदमी 4 रोटी खा रहा है, रोटी करे 1 और दाल की कटोरी बढ़ाए 2 और दही की कटोरी बढ़ाए 2, है ना। तो डाइट में क्या होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। यंग बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है क्योंकि सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, है ना। वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए और रोटी कम से कम। आपकी 90% क्रोनिक पेन रिलेटेड समस्याओं का निदान यहां से। और फिर भी अगर हो जाए या आप ऐसी पेन में हैं कि उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो हम इंटरवेंशन पेन मेडिसिन से इलाज करते हैं। 80 to 85% पेशेंट की सर्जरी बचाई जा सकती है, चाहे वो क्रोनिक पेन, नेक में तो 95%, लोअर बैक पेन में 80-85%, नी में 80-85%। पर प्रॉब्लम क्या है, एक बात और बताता हूं काम की। हमारे यहाँ पे ICMR ने सर्वे किया है क्रोनिक पेन के लिए, मतलब जो 3 महीने 6 महीने साल 2 साल 4 साल की पेन है, सिर्फ 3% लोग हैं जो उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसकी ट्रेनिंग है पेन हैंडलिंग के लिए। 97% लोग जाते हैं, उसमें से 70-75% लोग जाते हैं अपने किसी पड़ोसी के पास, ये इंडिया की बात बता रहा हूं, या वैद्य के पास, या होम्योपैथी के पास, या किसी और पद्धति के पास, या अपने पड़ोस के केमिस्ट के पास कि दर्द की गोली है दे दे भाई। और परिवार में एक आदमी का दर्द ठीक हो जाए किसी गोली से, वो सारा परिवार का कुंबा खाता है, मेरे बता तू भी खा ले, तू खाए तू भी खा ले, है ना। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने दर्द को इग्नोर ना करें। अगर कोई दर्द 3 महीने से ऊपर आपके शरीर में रह रहा है तो वो आपकी इमोशंस को अफेक्ट करता है, वो आपकी वेलबींग को अफेक्ट करता है, वो आपकी वर्किंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है और आपकी सोशल लाइफ को इफेक्ट करता है। तो वो पेन नहीं रह जाता, वो आपके हर लाइफ के एस्पेक्ट को अफेक्ट करने लगता है। तो प्लीज उसमें ना जाए। डिप्रेशन आता है बहुत पेन होने से, तो उसमें ना जाएं, अपने पेन को इग्नोर ना करें। और पेन हैंडल कौन कौन लोग कर सकते हैं, अब ये जो हमारी वाली ब्रांच इंडिया में आ गई, वेस्टर्न वर्ल्ड में आज शुरू से थी, इंडिया में पिछले 10-12 साल से पेन मेडिसिन, जिसका काम यही है कि पेन को खोजना कि पेन कहां से आ रहा है, पेन जनरेटर उसको समझना और उसको ट्रीट करना। ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरो वाले न्यूरोफिजिशियन, न्यूरो सर्जन और स्पाइन सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। इसके अलावा कोई भी डॉक्टर पेन हैंडल करने के लिए ट्रेन नहीं करा जाता हमारी ट्रेनिंग, आप ये बात समझो। और जबकि मेरे क्लिनिक में कौन से फिर से रिपीट करें,
पेन फिजिशियन जैसे हमारी स्पेशलिटी है, न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन एंड ऑर्थोपेडिक्स। इसके अलावा किसी की ट्रेनिंग नहीं है उसके टाइम की आप पेन हैंडल करो। यहाँ बहुत से डॉक्टर मिल जाएंगे, पेन एक्सपर्ट उनके पास जाओ तो पेन किलर दे। एग्जैक्टली, तो पेन किलर खाना पेन का इलाज नहीं है ना। सबसे पहले क्या है, एक और स्टनिंग फैक्ट बताता हूँ। मेरे पास जैसे पेशेंट आते हैं 20 साल, मैंने एक माता जी ट्रीट करी थी 44 इयर्स, चेहरे पे करंट लगता था, उसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। 44 साल के बाद भी माता को ये नहीं पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, बस गोली खा रही है, क्यों खा रही है पता नहीं। तो जब हमारे को पता ही नहीं कि मेरी कमर में दर्द किस वजह से है, तो हम इलाज क्या कराएंगे? हमने पेन किलर खाया और दर्द दबा दिया, ना तो इलाज हुआ ना कुछ। जबकि उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ लो, उसका इलाज हो जाता है। नी आर्थराइटिस है, आज के दिन 80-85% लोगों की सर्जरी बचाई जा सकती है, पर जब हमारे पास मरीज आता है तो दोनों घुटने चिपक जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, फिर आप क्या करोगे? क्योंकि वो पिछले 15 साल से किसी से पेन किलर लेके खाए, अब वो डिसेबिलिटी हो गई। अब हम डॉक्टर को कब जा रहे हैं? हम पेन पे नहीं जा रहे, हम डिसेबिलिटी पे जा रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस। पेन दर्द है, डिसेबिलिटी मींस अब हमारा लाइफस्टाइल अफेक्ट हो गया, मैं चल नहीं पा रहा, मैं बाहर नहीं जा पा रहा, मैं सो नहीं पा रहा, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, तब हम जाके डॉक्टर के पास जाते हैं। ये गलत है। प्लीज अपने पेन को इग्नोर ना करो और टाइम से उसका इलाज कराओ, तो बहुत अच्छा इलाज है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडेंस। और अभी हमारे बीच में है डॉक्टर भूपेश कुमार। सर मैं आर्टिमिस में हूँ, फरीद है ना, इसका नंबर शेयर कर दो। अभी सर आज का इसीलिए नंबर हमने सर को बुलाया है। आपकी सारी एसोसिएशंस के साथ हम आर्टेमिस हॉस्पिटल को कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे ऑलरेडी वो हर एसोसिएशन बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कनेक्ट हैं, तो आज स्पेशल रिक्वेस्ट ये थी कि गुरुग्राम की जितनी भी औद्योगिक एसोसिएशन है या जो बड़ी कंपनी है जहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज़्यादा हैं, उनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल के साथ, ताकि वहाँ बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज हमें बेस्ट रेट में प्राइसेस में मिल सके प्लीज़। तो आई थिंक हमारे साथ डॉक्टर भूपेश जी हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं सर। मैं चाहूँगा प्लीज़ आप भी अपना संबोधन दें प्लीज़। थैंक यू। देखिए, मैं नॉर्मली स्ट्रोक यूनिट को मैनेज करता हूँ आर्टेमिस में। काफ़ी लोगों के अंदर ये एक चीज़ रहती है कि स्ट्रोक होता क्या है बेसिकली। कई लोग मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो कई बार ऐसे होते हैं कि महीने 2 महीने के बाद आते हैं और कहते हैं कि जी हमारे हाथ पैर में डिसेबिलिटी हो गई है, चल नहीं रहा है हाथ पैर। और जब मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे समझता हूँ कि कब हुआ था, तो कहते हैं महीने 2 महीने पहले हुआ था। तो आप तब क्यों नहीं आए? तो कहते हैं हमें लग रहा था कि इनको कुछ हवा चढ़ गई है, कुछ आत्मा आ गई है। तो हमने आसपास के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आसपास के वैद्य किसी को दिखा दिया होम्योपैथ को, तो उन्होंने अपने हिसाब से इनका इलाज कर दिया और उसके हिसाब से वो चल गया। बट एक्चुअल में उनको स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक क्या होता है? बेसिकली 2 तरीके के स्ट्रोक होते हैं। ब्रेन में जब आपका कोई क्लॉट जाके ब्रेन की आर्टरी को बंद कर देता है, वहाँ पे ऑक्सीजन और खून की कमी कर देता है, उसको स्ट्रोक बुलाते हैं। वो होता है इस्केमिक स्ट्रोक। और जब उसी आर्टरी के अंदर से ब्लड बाहर आना शुरू कर देता है, तो उसको हम हेमोरेजिक स्ट्रोक बुलाते हैं। दोनों सूरतों में पैरालिसिस यानी कि लकवा मारने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। दोनों ही कंडीशंस जानलेवा भी हो सकती हैं और खतरनाक भी हो सकती हैं। अगर टाइमली एक्शन लिया जाता है, पेशेंट को उसी वक्त हॉस्पिटल पे लेके आ सकते हैं आप, तो उसकी जान भी बचाई जा सकती है और उसका लकवा कई हद तक हम रिवर्स कर सकते हैं। बट ये टाइम पे ही होता है। अगर जैसे वही बात है कि अगर आप एक स्पेशलाइज्ड सेंटर पे उसको लेके जाएंगे, तभी उसका इलाज उस तरीके से हो सकेगा। क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके का स्ट्रोक है, किस तरीके से उसको डील करना है। कई जगहों पे हम इनफैक्ट, जैसे आपने एंजियोप्लास्टी के बारे में सुना होगा जो हार्ट की होती है, उसी तरीके से हम टांगों से एक तार डालते हैं और उसी तार को लेके ब्रेन पे पहुंच के उस क्लॉट को निकाल पाते हैं।
बट वो तभी हो पाता है कि जब अगर आप हमारे पास टाइम पे आए, तो 24 घंटे का टाइम होता है हमारे पास मैक्सिमम। 24 घंटे से ऊपर फिर हम वो कोशिश नहीं कर पाएंगे, उसके बाद वो क्लॉट फिक्स हो जाता है और आर्टरी फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रोक एक परमानेंट डिसेबिलिटी भी बन जाती है और इससे पेशेंट को नहीं, फैमिली को ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि जब पेशेंट डिसेबल होता है तो फैमिली को भी उसके साथ उसको भुगतना पड़ जाता है। तो इसलिए जब भी स्ट्रोक हो तो 4 चीज़ें याद रखनी है, 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जब भी स्ट्रोक के सिम्टम आते हैं तो पहले तो फेशियल ड्रूपीनेस होती है, फेशियल वीकनेस होती है, ऐसे टेढ़ा हो जाता है एक साइड, कोई भी एक साइड। दूसरा, आर्म्स या लेग्स की वीकनेस, एक साइड आर्म्स या लेग्स जो हैं वो चलना बंद हो जाते हैं, काम करना बंद हो जाते हैं, एक तरह से लकवा मार जाता है। तीसरा, स्पीच स्लरीनेस, जो बंदा आपके सामने खड़ा है जिसको स्ट्रोक हो रहा है वो ऐसे जबान में बात करेगा जो आपको समझ में नहीं आएगी, उसको स्लरी स्पीच बुलाते हैं। और चौथा होता है टाइम, टाइमली आपको उस पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाना है। अनलाइक हार्ट कंडीशन जिसमें हार्ट में हम कहते हैं कि ये दवाई खिला दो, सॉर्बिट्रेट खिला दो, एस्प्रिन खिला दो, सब ठीक हो जाएगा, इसमें वो कंडीशंस मैच नहीं करती। कि जैसे अभी आपको मैंने बताया कि अगर कोई नस फट गई अंदर और आपने उसको खून पतला करने की दवाई चला दी तो और मुसीबत हो सकती है। सो इसलिए सबसे बेस्ट जो आप उसको हेल्प कर सकते हैं एक स्ट्रोक पेशेंट को, वो यही है कि आप उसको सीधा हॉस्पिटल लेके चले जाएं। तो इसमें फास्ट के नाम से ये एक्रोनिम होता है, FAST। F का मतलब फेशियल ड्रूपीनेस, A का मतलब आर्म्स, S का मतलब स्लरी स्पीच, T का मतलब टाइम एक्शन। खत्म, इससे ऊपर कुछ नहीं। और स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? अगर आपके घर पे कोई डायबिटिक है, हाईली डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो उसको टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। किसी को हार्ट कंडीशंस हैं तो तभी भी बहुत ज़रूरी होता है, कोई हार्ट क्लॉट ऊपर फेंक सकता है। अगर किसी के हाइपरटेंशन है, किसी को बीपी है बहुत ज़्यादा, उसको भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और कोई स्मोकर है, कोई ड्रिंकर है, तो इनको भी ये रिस्क फैक्टर्स पे आ जाते हैं। किसी को हाइपरलिपिडीमिया यानी कि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जिनके हाई हैं, उनके लिए भी ये हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अभी जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, उनके लिए भी ये रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए ये रिस्क फैक्टर्स बन जाते हैं स्ट्रोक के। और स्ट्रोक जैसे कि मैंने अभी भी बोला, हार्ट की बीमारी से ज़्यादा गंदा स्ट्रोक होता है, क्योंकि हम रोज़ पेशेंट्स को देखते हैं, डिसेबल्ड पेशेंट के, सिर्फ डिसेबल्ड पेशेंट को देखना और उसकी फैमिली जो उसको चीज़ को भुगतती है वो उम्र भर भुगतना पड़ता है। सो उससे पहले कि ये चीज़ हो, आप अगर टाइमली एक्शन लेंगे तो स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सकता है। 95% ऑफ द स्ट्रोक कैन बी प्रिवेंटेड अगर टाइमली एक्शन लिया जा सके। तो अगर टाइमली एक्शन लेंगे स्ट्रोक प्रिवेंट हो जाएगा, अगर नहीं लेंगे तो स्ट्रोक होता है। अगर स्ट्रोक होता है तो आप इमीडिएटली एक स्ट्रोक सेंटर पे पेशेंट को लेके आ सकते हैं और उनका टाइमली इलाज करा सकते हैं। मेरी तरफ से यही था। सरल भाषा में सभी लोगों को अपनी अपनी चीज़ों के बारे में बताया। मैं कुंजन जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपकी चीज़ों को संचालित करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज समस्त गुरुग्राम इंडस्ट्रीज की ओर से आर्टेमिस हॉस्पिटल का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने व्यस्त समय से भी आपने समय निकाला और गुरुग्राम के उद्योग जगत के बारे में सोचा, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, शायद आप सभी जानते होंगे कि आज मंच पर जो डॉक्टर साहब यहाँ आसीन हैं सभी के सभी, इनकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा रहती है कि इनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी हमें कई समय लग जाता है, परंतु फिर भी आज इन्होंने उद्योग जगत को बड़ी गंभीरता से लिया और हमें समय दिया, और कितने पेशेंट अभी वेट भी कर रहे होंगे। तो मैं पुनः सर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं निवेदन करूँगा, हमारे आज के मुख्य अतिथि रहे परम आदरणीय श्री गिरिराज नींगरा जी और श्री डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, प्लीज़ आप एक बार मंच पर आएँ
और लाखों लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर साहब का हम लोग अपनी तरफ से मान सम्मान करें। हमारे साथ परम आदरणीय रमेश अग्रवाल जी भी हैं, अग्रवाल पैकेज एंड मूवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से मैं नमन करूंगा सर आपको भी। प्लीज आप भी मंच पर आए और इस सम्मान समारोह में आप भी सम्मिलित हों प्लीज सर। आज हम लोग पूरे गुरुग्राम जगत की ओर से इन्हें बेस्ट हेल्थ पार्टनर की तरफ से सम्मानित कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग अपने सभी गेस्टों को फेलिसिटेट करें, उनका फ्लावर पांच देख करके हम उन्हें सी आउट करें प्लीज। राइट में दो अग्रवाल डॉक्टर सर। जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे साथ नॉलेज पार्टनर या नॉलेज शेयरिंग पार्टनर में IBMR बिजनेस इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट भी यहाँ हैं। मैं चाहूँगा कि आप गंभीरता से हर चीज़ को सुने समझें, क्योंकि आज आपके समक्ष यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं इनसे मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो आप सबका धन्यवाद, सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन का धन्यवाद। आज ये जो आयोजन हो रहा है टाटा सोलर पावर के सहयोग से, हमारे साथ इंश्योरेंस पार्टनर मरकरी इंश्योरेंस एंड फाइनेंस सर्विसेज की ओर से, साथ में हमारे साथ जुड़े हैं EIECS जो हमें जनरेटर के ऊपर अभी हमें सपोर्ट देंगे, हमें बताएंगे। आप सभी सहयोगियों की ओर से आज ये जो हमारा प्रोग्राम हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 1 घंटे बाद हम वापस ज्वाइन करेंगे।